नमस्कार। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गबन भाग। संदूकची वहाँ ना थी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेके सराफा के पास पहुँचे और हिसाब होने लगा। सराफा के 1500 आते थे, मगर वह केवल 1500 के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज़ कौन वापस लेता है? जाकर पढ़ दिए होते तो दूसरी बात है। इन चीज़ों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसे व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश आ पाता। 1500 में 2500 के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फूट जाने का भय था। जलापा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जलापा ने भी सोचा, जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जलापा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कंचन संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब गोद में खिलाने लगती तो गहने की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जलापा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के? दादी जी, दादी कहती, सोने के होंगे बेटी। चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जलापा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरिया, पड़ोसने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए विनोद का अवशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने दूल्हे गुड्डे से गहनों के लिए मांग करती। गुड्डा बेचारा कहीं ना कहीं से गहने लाकर स्त्री को पसंद करता था। उन्हीं दिनों विसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा कोई चर्चा ही ना थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, जड़ाहू है या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, पत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्रह हो ही ना सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जलापा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गए, उसकी दशा ज्यों की त्यों थी। न कुछ खाती पीती, न किसी से हंसती बोलती। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्य आकाश की ओर तकती रहती। सारा घर समझा कर हार गया, पड़ोसने समझा कर हार गए, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जलापा ने रोग सैया ना छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते, जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जलापा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर वह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात ना टाल सकता था, पर यह कुछ कहें, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो ये निश्चिंत ना बैठे रहते। जब तक सारी चीज़ें ना बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप को कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खिंची ही ना रहती, वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जल्दी कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह जाता, गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जल जाता था। अगर वह जानता कि इन डीगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी का कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक ना छोड़ेंगे।
उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जलापा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह में ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो गया। क्या वे दिन फिर भी कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल जाती, फिर तो वह जलापा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी ना पूछेगा। कोई ऐसा भला मानस ना दिखता था जो सब कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत घिन था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद का। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ चढ़कर बातें ना की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुट घुट कर असहाय हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जलापा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुँचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात करती हो बहू? जलापा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊँगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊँगी। मुझे किसी का डर नहीं है। अब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं है। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर ना रह सकूँगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो अकेली चली जाऊँगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जलापा, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जलापा, यह सब सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊँगी। यह कहकर जलापा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला गया, इसे कैसे शांत करूं। जलापा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जलापा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगा। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जलापा ने बिस्तर बंद में बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें यह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा ने हृदय में आस की गुदगुदी हुई बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या साधन था? जलापा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ। ना मानोगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जलापा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमनाथ, कोई नहीं होते। जलापा,
कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं ना छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग मेरे आंसू ना पोंछ सकते हैं। मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ। कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं। कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। ना कहीं आना, ना जाना, ना किसी से बात करना, ना चीत करना। ऐसे कोई कै दिन तक रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आस नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे ही। तुम्ही को दे दे। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात है। 50 हजार बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने के लिए जाते हैं। जलापा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिर के। रमानाथ, मक्खी चूसना होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जलापा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुटकर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर जैसे गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीज़ें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जू तक ना रेंगी। ना जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली। जलापा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है। नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जलापा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जलापा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था। अभी तक यह सीधी सी बात उसे ना सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई। कल जरूर लिखूंगा। जलापा, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना। कल ही थोड़ी लौट आओगे? रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूं? हटो, जो जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जलापा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक ना लोगी और यहाँ मेरी जान पर बन आवेगी। इस घर रखा जाएगा। जलापा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुँच जाती। शहजादी सच कहती थी, मत बड़े तो नहीं होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आवे पर मैं ना मानूंगी, पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियाँ लिखता हूँ। जलापा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठा, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सा प्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी। वह बड़े रसिक, शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंबन था। चाहे तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से वह बड़ा स्नेह रखते थे। और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़े। रमा इधर 2 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठा दिया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने बैठ गया? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेम लाभ करेगा कि वह बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलावे, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं? सिनेमा ही देख आवें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम ना था,
पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे के अंदर कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ? चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता कहीं भाग जाऊँ। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या करूं का खजाना रखा हुआ है, अभी 4-5 हजार खर्च किए, फिर कहाँ से लाकर बनवा दें? 10-20 हजार रुपये होंगे तो अभी बच्चे भी तो सामने हैं और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 होता ही क्या है? रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया, अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बताइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मोहरे और विसात उतारते हुए कहा, बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नज़दीक ही न जाता। रमेश, आज ही 2-4 चाले चलो तो आप जी लग जाएगा, जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट दिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई? रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब के कम मादक ना था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता, कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था तक किसी तरह काम चले बने रहें, बाल बच्चे वाले आदमी है, वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो एक जगह है नहीं, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, अब मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं है, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखा भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें यह जगह मंजूर है? रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए, मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है, मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा दिया, 2 कॉलेजों में पढ़ते हैं, लड़कियों की शादियाँ अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों के आदमी क्या करे, 30 रुपये में गुजर नहीं हो सकती, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है, कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाए कि वह भलमानसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा, साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगा कि सारी मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, आप बोलूँ तो जबान पकड़ लीजिएगा। यह लीजिए साहब, तो तुम कल अर्जी दे दो, उम्मीद है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं, आज ही वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल की कोई मात दे दे मुझे फिर सा। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात दे कर जाऊँ, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाएगा, यह सा और मात। रमानाथ, अच्छा, कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें ना दी तो कहिएगा। रमेश, आजी जाओ भी तो मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूंगा। 5 नहीं, तुम 10 खेल लो, रात तो अपनी है, तो चलो फिर खाना खा लो, तब निश्चिंत होकर बैठे, तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज नहीं सोएंगे, इंतजार ना करें।
दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है। मैंने 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान ना था। वह समझ गए थे कि इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर वह चौथी बाजी हार गए तो वह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5वीं बाजी पूरी ना करोगे? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमा अनुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमा अनुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसे मजे की नींद आ रही थी। रमेश, आज ही वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो लो भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट रुक रहा हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश, कहता तो हूँ, अभी आधा घंटे तक रुक रहा हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला गया।